गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? और मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बढ़िया। अब टेन टेन मैथ की क्लास आज नहीं होगी क्या? आई डोंट नो, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कितने बजे क्लास होगी। यहाँ पर तो कौन कौन सी क्लासेज है ये भी नहीं नज़र आ रही मुझे। अपन पहले तो नज़र आ जाती थी कौन कौन सी क्लासेज है, अब सिर्फ मुझे अपनी क्लासेज नज़र आती हैं। तो भाई आज की डेट में देखो, कुछ छोटी 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 जानकारियां आप लोगों से मैं निकालने की कोशिश करता हूं। बड़े ध्यान से समझिएगा। अ, कैसे फिर ना कहिएगा। जय हो मोहन राम, जंगल में मंगल कर दे, जो लेता तेरा नाम, तेरी जय हो। तो चलिए, बताऊंगा, किसी का नहीं, बाद में लास्ट में बताऊंगा। पहले आप लोग जवाब देते रहिए। एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा मैं अभी, ठीक है ना? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आप लोगों के लिए, देखो मैं बंद कर देता हूँ चैट। चैट इसलिए बंद कर रहा हूँ कि जिससे अब क्वेश्चन पूछूंगा तो एक दूसरे का कोई भी नकल ना करे चैट भाई, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। हाँ, तो आप लोगों ने आंसर दिया है, मैं इतना बताऊंगा, आपका आंसर बताऊंगा। आपने आंसर दिया है, आपका आंसर है बी, ठीक है ना? अगले पर बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब ऑप्शन तो यहां दिया ही नहीं गया है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो फिर क्या करोगे? दो चीजें बताई थी मैंने आपको। क्या बताया था कि यदि आगत और प्लस संयुक्त को निकाल दिया जाए। देखो क्या क्या निकाल रहे हैं हम। टोटल कितने हमारे पास? 41 बताए थे, है ना? संयुक्त निकाल दिया 4, तो कितने बच गए? और इसमें उत्क्षिप्त निकाल दिया 2। टोटल हम इसमें से 8 निकाल देते हैं। दो इसमें मतलब 4 इसमें और 2 वो उत्क्षिप्त, तो मूल वाले बच जाएंगे। 8 निकाल दिया 41 में से, कितना बचा? बस। व्यंजनों की संख्या पूछी है, वर्णमाला की संख्या नहीं पूछी है। देखो दो चीजें मैंने बताई थी। टोटल वर्णमाला की संख्या मैंने बताई थी आपको 41, 11 प्लस 41 बताई थी ना। अब 41 माइनस 8 कर दो, कितना बचा? ये टोटल वर्ण है, 33 बचा ना। सिंपल सी बात है। तो ये 33 कैसे आया? ये जो आगत है, जो अरबी फारसी के शब्द है, उनको निकाल दिया। और दो शब्दों से मिलकर के बने हैं, जैसे छत्रज्ञा, ये 4 वर्ड है, छत्रज्ञास्रा। और साथ में उत्क्षिप्त, जैसे अड़ा और अढ़ा। इन दोनों को अगर मतलब ये चारों को निकाल देते, 4 4 8 को हम निकाल देते, तो 33 व्यंजन बचते हैं। बेसिकली क्या है कि कुछ भाषाविद जो है इसको मानते हैं कि हम आगत को, संयुक्त को और इसको नहीं रखते, क्योंकि ये किसी न किसी से मिलके बने हैं। जैसे आगत में क्या होता है, जा और फा होता है, तो इसमें नुक्ता ही लगा है। उसी तरीके से उत्क्षिप्त में क्या होता है, ये डा और ढा के नीचे अड़ा और अढ़ा बना दिया जाता है, तो नुक्ते के वजह से बनाए गए हैं ये अलग।
और संयुक्त में भी क्या है, ये का प्लस शा से मिलकर बना है, छत्री वाला। तो ये संयुक्त अलग अलग वर्णों से मिलने के कारण इसको मूल में शामिल नहीं करते। तो मूल व्यंजन या हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या अगर 41 नहीं दी है, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 41, लेकिन अगर व्यंजन की संख्या पूछता है या मूल व्यंजनों की संख्या पूछता है तो आप 33 ही बताएंगे, यह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। अब देखो यहां पर जो है ना, वर्णमाला की संख्या पूछिए, अब आप बताइए, जरा उत्तर दीजिएगा। अब ठीक है उत्तर। तो फिर भाई व्यंजन और वर्णमाला में कोई अंतर ही नहीं है, तो आपने तो व्यंजन में भी यही बता रहे थे। चलो आपने दिया आंसर बी, सही गलत के मैं नहीं बताऊंगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है, अगला प्रश्न है। हम्म। सी दिया है आपने। अगले पर बढ़ते हैं। ये क्या है, प्रश्न पढ़िए, जवाब दीजिए। अभी करूंगा ना लास्ट में, लास्ट में सारे सही गलत जो भी है उसको मैं बताऊंगा। ज्यादातर जिस पे आंसर आप लोग दे रहे हैं मैं उसको बताता जा रहा हूं अभी तो। ठीक है, तो चलिए यहां पर दे दिया आप लोगों ने सी। 80 से 90% बच्चों ने सी आंसर दिया है। एक दो की बात नहीं करूंगा मैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, नहीं मतलब ठीक गलत मैं नहीं बता रहा हूँ, ज्यादातर बच्चों ने क्या दिया है, यहाँ पर डी दिया है आंसर। अगला, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? साथ साथ में लिखता जा रहा हूं ना। अच्छा, डी। अगला है, लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कुल कितनी संख्या है? यही तो है, आपको थोड़ा सा बुद्धि
को घुमाने का एक तरीका। तब भी वही है। अच्छा जी, आपने दिया ए। अगला है, अक्षर से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर से छोटी इकाई को यहाँ पर पद। अच्छा ठीक है भाई, जिन लोगों ने दे दिया है पद वद, अच्छा कुछ लोगों ने पद दिया है, जाके लोगों ने डी दिया है। वेरी गुड। अब देखो 10 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? देखो मान्यता के आधार पर कुछ भी दे दें उत्तर, ठीक है ना। मान्यता के आधार पर जितना है सब डी ही है। अब यहाँ इसके बाद थैंक यू हो गया, क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन का पहले हम देख लेते हैं क्या सही जवाब है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्णों के उस समूह से जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। बिल्कुल बात सही है। तो जिन लोगों ने बी आंसर दिया था राइट है। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33। जिसने दिया है सी, अपना देखते रहना, सी। हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2, मतलब सी सही है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो डी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला है, वर्णमाला में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कुल कितनी है? तो 52 ही है। और अक्षर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। और 10वां क्वेश्चन है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? तो भी यहाँ पर डी है, 52 हुई है। ठीक से, तो यहाँ तक तो आपके हो गए। अब मुझे ये बताइए कि स्कोर अगर मैं देख पा रहा हूं तो भाई सबसे कमाल की बात है कि यहाँ पर जो बच्चे लेट आए हैं उनकी तो बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनका मैं देख नहीं पाया। जो बच्चे पहले आए हैं उनमें एवरेज स्कोर अगर मैं लेके चलता हूं तो 9/10 है, जबकि सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन है। 9/10 एवरेज में लेकर के चलता हूं तो ज्यादातर बच्चों का 10/10 है, लेकिन कुछ का 8/10 भी है, कुछ का 7/10 है। तो ये मान के चलता हूं, मैं देख रहा हूं एवरेज स्कोर में मार्किंग लगभग 9 सही है। कुछ को छोड़ दिया जाए तो लगभग 9, 10 में से 9 सही है। तो नॉट बैड। देखते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं अभी, चिंता की कोई बात नहीं है। लोडिंग का मामला जारी है। वही तो नहीं आ गया, चेक कर लेता हूँ। पहले क्वेश्चन के बाद भी चेक करना पड़ेगा, वही है कि बदला है कुछ जमाने में। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? एक मिनट, ठीक है। वाह, अब थोड़ा थोड़ा बदलेगा। सी सी फी सी सी सी, ज्यादातर लोगों ने सी दे दिया है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को सी कहते हैं, है ना। चलो जी, सी मान लेते हैं। अगला, ध्वनि भाषा की सबसे मौखिक छोटी इकाई कौन सी है? अरे यार, क्या कर दिया मैंने।
अब आप समझ ही रहे होंगे मैं क्यों हंस रहा हूँ। चलिए, आप लोगों ने ए आंसर दे दिया है। अगला अगले पर बढ़ते हैं। समझदार लोग समझ गए। हाँ, अगला है, हिंदी वर्णमाला की प्राथमिक इकाई क्या है? हिंदी वर्णमाला की प्राथमिक इकाई क्या है भाई? अब इस पे देखते हैं, थोड़ा सा घूमने वाला प्रश्न है। अगर घूम गए तो ठीक है, नहीं घूमे तब भी अच्छी बात है, क्योंकि घुमाने का इरादा तो है नहीं अभी। तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चों ने दिया है हिंदी वर्णमाला की प्राथमिक इकाई डी दिया है बच्चों ने। कुछ लोगों ने सी भी दिया है। तो भाई डी देने वालों की संख्या, लेकिन मुझे जो दिख रहा है ना, वो ज्यादा दिख रही है। डी देने वालों की संख्या ज्यादा दिख रही है, इसलिए हम डी की तरफ चलते हैं। पहले ही बता रहा हूं, बाद में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ध्वनि का लिप्यांतरण क्या कहलाता है? प्रश्न का जवाब दीजिएगा तीसरे का। सही गलत तो मैं बाद में ही बताऊंगा ना, अभी पहले एक बार करवा लेता हूं, आपके उत्तर देख करके नोट करता रहता हूं। ध्वनि के लिप्यांतरण को वर्णमाला दिया है बहुत सारे बच्चों ने, कमाल है, बहुत ही बढ़िया। मतलब इसमें सी और बी वालों की संख्या ज्यादा है, तो इसमें दो आंसर लगाता हूं। बी वालों की संख्या लगभग है 60% और 40% जो है सी वाले दे रहे हैं। ये लगभग रेशियो चल रहा है। अगले पे देखते हैं, ध्वनि यंत्र कौन सा नहीं है? ध्वनि यंत्र कौन सा नहीं है? जिह्वा, तालु, ओष्ठ और मुख, कौन सा जीव ध्वनि यंत्र नहीं है? अब देखो जरा, पढ़ाया हुआ सब कुछ है ना। इसमें भी देखो ये रेशियो जो चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा रेशियो चल रहा है ए और डी का। ए और डी का चल रहा है। ए वाले में 40% दे रहे हैं और डी वाले में दे रहे हैं 60%। चले जी, अगले पर देखते हैं। देवनागरी लिपि को लोकनागरी की संज्ञा किसने दी थी? ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। ये मैंने नहीं बताया है, मैं खुद कहता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को पता है तो बताइएगा, नहीं तो आगे मैं बताऊंगा ही। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन का उत्तर खुद ही बता देता हूं। तो ये मान के चलना 10 में से एक कट जाएगा, मतलब 9 में से आंसर बताऊंगा फिर मैं। मंजूर है? देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा तिलक। तिलक ने देवनागरी को लोकनागरी की संज्ञा दी है। सी सही हो जाएगा। अब 9 में से उत्तर माना जाएगा आपका। अगले पे देखते हैं, देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? हम्म 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 अष्टाध्यायी में, वेरी गुड। महाभास में, छपड़क, ओके। नगर प्रचारणी में। तो इसका सही जवाब मैं इसी टाइम ही बता देता हूं, गलतियां अपनी देख लेना। सही जवाब होगा नगर प्रचारणी। देखो, देवनागरी की उत्पत्ति कैसी हुई है? हमारे यहाँ तीन शैलियां चलती थी, कौन सी? बेसर शैली, द्रविड़ शैली, सॉरी, द्रविड़ शैली और नागरी शैली। ये मंदिर बनाने की शैलियां हुआ करती थी, ठीक है। क्या है? मंदिर बनाने की ये शैलियां हुआ करती थी। नागर नागरी, नागर शैली, वही नागर शैली, नागरी लिख दिया है, नागर शैली। और में, हाँ।
तो बेसर, द्रविड़, नागर 3 प्रकार की शैलियां होती थी मंदिरों को बनाने के लिए। अब ये जो गुजरात का इधर वाला क्षेत्र था, गुजरात और राजस्थान वाला जो क्षेत्र था इधर वाले में, बेसर बीच वाला है और द्रविड़ तो पता दक्षिण वाला। तो ये जो देवनागरी वाला जो पार्ट था, कुछ देव समुदाय के लोग थे, ठीक है, कुछ देव समुदाय के लोग थे जो इस प्रकार की लिपियों का प्रयोग अपने मंदिरों को सजाने के लिए, मंदिरों को लिखने के लिए किया करते थे। मिलती, संस्कृत से मिलती जुलती थी उससे। और बाद में ये देवनागरी 2 भागों में बटी। नगर प्रचारणी के समय ही पूर्वी देवनागरी, पश्चिमी देवनागरी। तो पूर्वी देवनागरी में चले गए हमारा बंगला उंगला, और पश्चिमी देवनागरी में हम लोग आ गए हिंदी, और ये सब बिहार वगैरह का जो क्षेत्र है ये पश्चिमी देवनागरी में आ गया, ठीक है। और नगर प्रचारणी के माध्यम से इसका देवनागरी नाम रखा गया। लेकिन इससे पहले जो है देवनागरी नहीं बोला जाता था, सबकी भाषा थी, लिपियों के बारे में नहीं बोलते थे हम लोग। जानते होंगे लिपियों का नाम कुछ अलग देते होंगे, ब्राह्मी, खरोष्ठी, बहुत सारी लिपियां थी, लेकिन देवनागरी को तो बाद में ही दिया गया मान्यता, समझ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये बाद में पैदा हुई ना, जैसे जैसे हिंदी की उत्पत्ति हुई तो हिंदी के साथ में इसको देवनागरी, अब इससे मिलती जुलती जितनी भी लिपियां रही अब सभी की लिपि देवनागरी जाने लग गई, ठीक। ये लगभग मुगल टाइम पीरियड में धीरे धीरे शुरुआत हुई थी। मुगल टाइम पीरियड के में भी जब ये मान के चलो कि जब मुगल में भी हिंदवी 2 भागों में बट गई थी। एक तो वो थी हिंदी जो दक्षिणी हिंदी बनी, और एक उत्तरी हिंदी बनी। दक्षिणी हिंदी जो है उर्दू बन गई, और उत्तरी हिंदी जो थी ये हमारी हिंदी है जो प्रेजेंट टाइम में हम बोल रहे हैं। उससे पहले क्या है, हिंदी को लिखने के लिए फारसी के स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता था। और बाद में जब हमने अपना देवनागरी लिपि को बढ़ावा दिया तो देवनागरी में हिंदी को बदल दिया। मतलब खासकर हमारे जो ब्रज क्षेत्र में सूर, कबीर, तुलसी, ये सब जो रहे ब्रज और अवध के क्षेत्र में, इन लोगों का बड़ा योगदान रहा इस तरह की जो हमारी हिंदी है इसको बढ़ाने में। हाँ, मतलब उसी समय अपना इनका योगदान रहा धीरे धीरे। अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है? सिंपल प्रश्न है, दोहराया हुआ प्रश्न है, गलत देंगे जवाब तो मजा नहीं आएगा। देखो, आनंद मुझे भी आना चाहिए, आनंद आपको भी आना चाहिए, तभी मजा आएगा। अब 10 में से एक बार शुरू से मिला लेता हूं। देखो, मैं आपको पहले बता दूं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो तो कहलाएगा शब्द, लेकिन व्यवस्थित समूह ही अगर है तो वह वर्णमाला कहलाएगा। सिंपल सी बात। तो सी जिन लोगों ने दिया है 1 नंबर मिल गया। दूसरा, हिंदी के भाषा की मौखिक छोटी इकाई यहां पर क्या होगी? ध्वनि होगी। अगर ये वाला भी किसी ने गलत किया होगा तो फिर तो कुछ नहीं कह सकता मैं। तीसरा है, हिंदी वर्णमाला की प्राथमिक इकाई क्या है? भाई, वर्णमाला की प्राथमिक इकाई ध्वनि कैसे होगी? जिन लोगों ने दिया था डी, ध्वनि नहीं होगी बल्कि वर्ण होगी, क्योंकि वर्णमाला की प्राथमिक इकाई वर्ण ही तो होगी। ध्वनि तो ध्वनि का लिखित रूप है ना, और वर्णमाला क्या है? लिखित रूप है। सिंपल सा लॉजिक लगाना था। तो इसका मतलब जिन लोगों ने डी दिया था, और इसमें लगभग 70% बच्चों ने डी आंसर दिया था, जबकि इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी। तो अगले पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि का लिप्यांतरण, मतलब ध्वनि को लिपियों में बदलने पर क्या बनता है? तो जिन लोगों ने बी आंसर दिया था, मतलब 60% बच्चों का बी वाला सही हो जाता है। अब अगले पे देखते हैं, ध्वनि यंत्र कौन सा नहीं है। तो यहां पर जिन लोगों ने दिया है डी, वो डी वाला सही हो जाता, मतलब 60% वाले सही है, 40% गलत है। देवनागरी को लोकनागरी, मतलब 1 नंबर माइनस मैंने कर ही दिया। 9 नंबर में से आपको नंबर बताने हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम, इसमें भी देखो 80% बच्चों का गलत रहा है। चलो ये तो मैं मान लेता हूं, पता नहीं था, तो 8 में से नंबर दूंगा। और ये वाला लगभग सबका सही रहा, तो 8 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या इसमें?
भाई तो लगभग 6 ही क्वेश्चन हुए टोटल मिलाकर के। 6 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोगों के खुद बता दो या मैं बताऊं? देखो, एवरेज मार्किंग मैं बता देता हूं। एवरेज मतलब कुछ सही कुछ गलत के आधार पर। एवरेज मार्किंग सुनोगे तो हुस्वा उड़ जाएगा आपका। 3 नंबर है, 6 में से 3। हाँ, फुर्ती कुमारी जी बहुत दिन के बाद क्लास में आए, कैसे हैं? स्वाति कुमारी, राकेश कुमार, कंचन मिश्रा जी, अब बहुत दिन के बाद क्लास में सब लोग आ रहे हैं। कीर्ति साहू, रिजान, पूजा कुमारी, प्रियंका कश्यप। अच्छा, तिलक वाला गलत हुआ था सिर्फ मेरा, तो कोई बात नहीं, चलिए। हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी रूहान जी? अच्छा, मैं बता दूंगा। हिंदी की शुरुआत दरअसल ना ये मुगल काल में हुई थी। अमीर खुसरो उसरो से पहले फैजी और फैज जो थे, इन लोगों ने हिंदी का बोलना शुरू किया, लेकिन इस लिपि में नहीं था वो। हिंदवी बोलना शुरू किया, मतलब वो मिली जुली खड़ी हिंदी जो मेरठ वगैरह की साइड में बोली जाती है। तो लेकिन ये वाली हिंदी नहीं थी, देवनागरी वाली हिंदी नहीं थी उसमें। अच्छा, चलो मैं उसके बारे में बताऊंगा, कोई बात नहीं। तो ये लगभग जो है सबका एवरेज निकाल रहा हूं मैं, तो उसके आधार पर मैंने बताया है कि यहाँ पर 6 में से 3 क्वेश्चन। कोई बात नहीं, इसको हटाता हूं, मैं दूसरे लगाता हूं अभी। डोंट वरी, बी हैप्पी, एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए। चिंतित क्यों हो रहे हैं? चिंता के विषय तो अब आएगा ना, मतलब अभी से क्यों चिंता कर रहे हैं? अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अ, हाय 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 हाय, राम जी। इसमें टेंशन हो रहा है? बाप रे बाप, इसमें क्यों टेंशन हो रहा है भाई? प्रभात चंद्रा झा जी, सर मैं सीटेट भी आपसे ही पढ़ी हूँ। ओके, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आ चुका है आप लोगों के सामने। उच्चारण के आधार पर सही मिलान करिए। मेरे रहते मेरे हीरोज को टेंशन होगी, तो ये तो गलत बात है। कुछ भी ऐसी टेंशन हो जाएगी। इसमें आंसर दे रहे हैं। आज सिर्फ एमसीक्यू होगा क्या? आज तो जितना हमने करवाया है हफ्ते भर में, उसका एमसीक्यू ना लूं? हाय राम जी, बोल दो, मुझे क्या है, अपने को तो क्या, बस करना ही है, मुझे पढ़ाना ही है। कंठ का उच्चारण कहां से ए, है ना? मूर्धन्य का मूर्धा री, ओष्ठ का उच्चारण ऊ, तालव्य का, कंठ तालव्य का ए। तो सही मिलान कौन सा है? मूर्धा री। बी सही मिला है, बाकी सारे सही नहीं मिले हैं। बाकी सब ऊंचे नीचे जा रहे हैं ना। कौन सा सही है? सिर्फ बी। डी, डी बता रहे हो सही? अरे भाई, सही मिला कौन सा है?
अरे ये सही मिलान करे नहीं, सही मिला कौन सा है, सिंपल सी बात है। तो मूर्धन्य री ही सही मिला है, बाकी कोई सही नहीं मिला, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई आए कोई दाएं कोई बाएं जा रहा, यहाँ पर नहीं है, सिंपल सी बात है। अगला देखिएगा कौन सा मिलान सही है, अगले में देखिएगा जरा। ए आई ओ औ संयुक्त स्वर है, ए ओ आगत स्वर है, ऊ आओ मध्य स्वर है, यारा लावा पश्य स्वर है। मजा ही आ गया, क्वेश्चन में आनंद आ रहा है। अब उच्चारण सही है लेकिन उसका मिलान तो सही नहीं है बाबू। जिसको ज्यादा टेंशन हो रही है ना, ट्रेन पकड़ो और सीधे आ जाओ दिल्ली मेरे पास, यहाँ बैठ के 1 महीने पढ़ाई करो, नीचे का हॉल बिल्कुल खाली करवा देता हूँ, सब लोग यहीं बैठो। ज्यादा टेंशन जिसको हो रही है उसको। अच्छा, दिल्ली में मुखर्जी नगर से 2-2.5 किलोमीटर है, और आगे इधर यमुना विहार। ए, ए, ए। तो इसमें जो है सबने अलग अलग दिया है, ए बी सी डी, मतलब इन प्रश्नों में अब गलतियां कर रहे हो आप लोग, क्या ऐसा है? हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने आंसर जो दिया है, तमन्ना परवीन जी, कुछ लोगों ने दिया है बी, तो बी वाला आगत नहीं है। आगत में आपको मैंने बता ही रखा, आगत अगर स्वर के बारे में बात करते हैं, स्वर में आगत कौन सा बताया था मैंने, ये वाला आ, जिसके ऊपर बिंदी नहीं लगी रहती, जैसे डॉक्टर वगैरह के ऊपर बताया था ना। मध्य स्वरों में कौन सा होता है, मध्य स्वर में केवल आ आता है, केवल आ, है ना, जो जीभ का मध्य स्वर होता है। पश्य स्वर में ये नहीं आते, यारा लावा, ये पश्य स्वर में नहीं आते। स्वर पूछा है और यहाँ यारा लावा दिया है, ये तो व्यंजन है, तो वैसे भी गलत हो गया। आगत में कौन सा जाता है, आगत मध्य और पश्य, आगत में आ नहीं आएगा, इसमें ई ए आएगा लेकिन आ नहीं आएगा। बचा कौन सा, ए। पहले में क्या बताया था, पहले का आंसर मिल ही चुका, अगला देखिएगा। अनुनासिक वर्ण है, कौन से अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? सिंपल है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। मेट्रो से आने में क्या प्रॉब्लम है? मेट्रो से ही तो जाता हूँ ऑफिस, मेट्रो से आने में क्या प्रॉब्लम है? चलें, यहाँ पर दे दिया है 3 और 1 2 3, 1 2 3। अरे बहुत बढ़िया। अनुनासिक, अनुनासिक ऐसे स्वर का उच्चारण नाक और मुख से दोनों होता है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, केवल मुख से बोले जाने वाले वर्ण, और अनुस्वार की तरह प्रयोग होने वाला। अब ये अनुनासिक किसे बोला था, इसको ना बताया था, इसी को अनुनासिक कहते हैं। तो इसको मैंने करके भी दिखाया था आपको, ऐसे 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 और ऐसे, बनाया था कि नहीं बनाया था? ये दोनों क्या हैं, नाक और मुख हैं, इनको अनु कहते हैं। वैसे भी देख लो, अनु मतलब अनुसरण करना, किसका, नाक का। जब बोलते समय हम नाक का अनुसरण करें, मतलब नाक और मुख दोनों का प्रयोग किया जाए, फिर भी गलत। ये बहुत ये बहुत नाइंसाफी, ये बहुत नाइंसाफी है।
सब कुछ बताने के बाद भी गलत कर रहे हो। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? बताएं। इसमें भी गलत। तुम तो सीधे ही आ जाओ, जल्दी आ जाओ मेरे पास। वो बढ़िया से मैंने वो रख रखा है, टूटता नहीं है जल्दी। मात्रा कहते हैं, मात्रा। एक मात्रिक, दो मात्रिक, तीन मात्रिक। बताया था? नहीं बताया था? हड्डियां चटका देनी चाहिए आप। मैसेज सभी का दिख रहा है। क्वेश्चन अजीब लग रहा? क्यों? पढ़ाया नहीं है मैंने, क्वेश्चन अजीब लग रहे हैं इनको। हिंदी भाषा में अग्र वृत्ताकार और समृद्ध स्वर ध्वनि कौन सी है? उच्च स्वर को हम कहते हैं उच्च स्वर, ई। ई। अग्र। ई। समृद्ध, ई। उच्च स्वरों को कहते हैं ई। निर अनुनासिक स्वर कौन सा है? अगला देखें। निराशाजनक उत्तर आ रहा है, सही बताऊं मैं? बहुत अच्छा उत्तर नहीं आ रहा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो पढ़ाया नहीं है। ऐसे पेपर करोगे और फिर पता नहीं कौन कह रहा था सर क्या आज क्वेश्चन ही कराओगे क्या? हाँ, अब तो क्वेश्चन ही कराऊंगा। शॉर्ट में रिवाइज करा दूं। जब मैं पूछता था कि सब समझ में आ गया था, हाँ जी हाँ जी सब समझ में आ गया जी, बस आगे चलो आगे चलो। तब तो आगे चलो, अब पीछे ही हैं। तो उस समय क्यों नहीं बोला जाता कि सर जी ये समझा दो, नहीं समझ में आया? और मैंने मना करा हो तो बताओ कभी। गलत है। जिन लोगों ने यहां पर फोर आंसर दिया है ना, यह व्यंजन है जिसका उच्चारण ह की तरह होता है, उसे काकल्य कहते हैं। जिस उच्चारण में लघुता रहती है, जिस ध्वनि केवल नाक से निकलती, जिस केवल नाक से निकलती वह अनुस्वार, केवल मुख से बोले जाने वाला निरानुनासिक होता है। मतलब निर का मतलब बताया था मैंने, निर मतलब नहीं, निर नु मतलब अनु, अनुकरण कर रहा है। अनुकरण नहीं कर रहा है किसका? नासिक का, मतलब नासिका का, अर्थात नाक का अनुसरण नहीं कर रहा है। केवल और केवल मुख से बोले जाने वाले स्वर निरानुनासिक कहलाते हैं। तीन चीजें होती हैं। एक अनुस्वार होता है, जो कि अनुस्वार जो एक बिंदी लगता है। अनुनासिक, जिसमें चंद्र बिंदु लगता है। और एक होता है निरानुनासिक, मतलब जिसमें कुछ नहीं, कुछ बिंदी ही नहीं लगती है, न छोटी न बड़ी न अर्ध न पूरा, कुछ नहीं। मतलब निर है, यहाँ पर लगा ही नहीं है चंद्र बिंदु, न मुख, सिर्फ और मुख की आवाज से। जैसे बात, बात में कोई ध्वनि नहीं है, बात बात है। कौन सा युग्म सही मिला है? चल आजा, फटाफट देखते हैं। दो चार दो चार दो चार, अरे वाह।
इतना शानदार उत्तर दिया ना, मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। अब कुछ लोग ये दे रहे हैं अनुस्वार, अभी बताया है ये अनुस्वार है, पागल कर दोगे। ये अनुस्वार है, किधर से अनुस्वार है? इसके ऊपर बिंदी क्या लगी है? अनुस्वार में क्या बताया था? सिंगल सिर्फ लगेगा। ये चंद्र बिंदु जो लगा है ये इसको अनुस्वार बता रहे हो। अनुनासिक में कहीं बिंदी लगी है? अनुनासिक में क्या है, चंद्र बिंदु लगी है कहीं? नहीं लगी ना, फिर भी यही आंसर दे रहे हो। हरस्व स्वर, अंग हरस्वर है। सिर्फ 2 नंबर मिला है, सिर्फ 2, मतलब बी वाला सही है सिर्फ। अगले पर आओ। हमार करेजा माठा कह दे है तो हमसे है, सही बताई। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं मिला है? देखो, हिंदी में कौन सा सही नहीं मिला है निम्नलिखित में से? अग्रस्वर कौन सा है? सही है। मध्य स्वर कौन सा है? सही है। पश्च स्वर कौन सा है? ये है। तो कौन सा नहीं है? तो डी। चलो, हाँ तो 4 गलत है, ठीक है कोई बात नहीं। समृद्ध स्वर या उच्च स्वर ऐसा ध्वनि है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा को मुख से जितना संभव हो सके उतना ऊंचा तालु के समीप रखा जाता है, कौन सा है? ऊ, आओ, आ, ई। अभी बताया है, थोड़ी देर पहले ही बताया है। अगर गलत किया ना तो क्या कह रहे, मुर्गी बना देना सर। मुर्गी क्यों बनाऊंगा, मुर्गा बनाऊंगा ना, मुर्गी बना देना। अब इसका आंसर अभी नहीं पता? वेरी गुड, रुक जाना। ये अभी बता के गया हूं, है अभी बता के गया हूं ना, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना तो। क्या बता के चला हूं अभी? यही क्वेश्चन अभी बताया है ना, कि नहीं बताया है? समृद्ध स्वर में ई लगा दिख रहा है? ये कीर्ति जी और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपस में ही बात करने में लगे हैं। भैया मेरे से बात कर लो तो कुछ काम बन जाए, अब आपस में ही बात करना है तो बनवा दूं मैं कहीं और जगह ग्रुप, है? बोलो। तो सिर्फ 2 ही जनों को बताऊंगा, मैं बनाऊंगा, वही 2 जने रहेंगे।
यहां से बाहर, लेकिन क्लास से वहीं जाके बतियाना बैठ के आपस में। अच्छा ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर हम देखते हैं तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, इसमें कौन सी एनर्जी लगानी है भाई? क्वेश्चन पूछने में भी एनर्जी फूंक दूं? समृद्ध या उच्च स्वर में क्या आ जाएगा? ई ही तो बचा, औ ई ऊ तब अब अभी बताया था फिर भी। अब कह रहा है विवृत स्वर का या निम्न स्वर ऐसी ध्वनि है जिसमें जिह्वा को मुख में जितना संभव हो उतना तालू से दूर रखेंगे, कौन सा स्वर होगा? ई, 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 आ, ऊ, आ, 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 ऊ। वृवृत्त में अगर देखोगे एक चीज, वृवृत्त हमारे होठों का जो आकार है वो कैसा बन जाए? गोल गोल हो जाए। वृत्त मतलब क्या है? गोल हो जाए। तो आ बोलने पर होंठ खुलता है, ई बड़ी, इन दोनों को काट दिया, आ और ऊ बचता है। ठीक है, वृवृत्त स्वरों में क्या बचता है बाबू? आ और ऊ। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड दीजिएगा, बस आ गया मैं। बोलना ही शुरू कर दिया। यहां पर अगर हम बात करते हैं ना तो देखो, साइलेंस मोड में चले गए हैं। नहीं बाप, साइलेंस मोड में कहां चला गया बाप बाप? यहां पर अगर हम बात करते हैं, एक ये है जिसमें हम मुंह पूरा खोल लेते हैं, आ वृवृत्त कर दिया ना, आ तो मुंह खोला, बोलो आ बोलो, वृवृत्त बना। हाँ, तो यहां पर हमारे 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं और यहीं पर थैंक यू हो जाता है। अभी मैं पीछे का अगर स्कोर बताता हूं, मान लो 10 पीछे का और 10 पीछे का, 20 में से अगर मैं स्कोर निकालता हूं पिछले, तो लगभग आपके 16% बैठ रहा है। कुल मिलाकर के 20 का 16 नंबर आपका परसेंटाइल में बैठ रहा है। और अगर इस 30 को भी जोड़ लिया जाए तो मुझे बताइएगा, सच्ची सच्ची जवाब दीजिएगा, इस लास्ट के 10 में से आपके कितने सही रहे? एक बार बताओ तेजी के साथ में। हाँ, बता तो दिया, आ मुंह खुलवा तो रहा हूं आपका। आ सही उत्तर ए, मतलब आ। 10 में से 9 सही है। वेरी गुड। अरे भला हो ये अपना चल जाता ना, कैमरा जल्दी ओपन हो जाता आप लोगों का, तब मैं देखता। मैं तो कॉपी में देख लेता था, खुलवा के कॉपी, कितना किए हो सही। मुझसे झूठ बोल के क्या मिलेगा ये बताओ? मान लो 2 नंबर फालतू ही बता दिया, पेपर में बढ़ जाएंगे नंबर। हाँ, तो फिर 10 में से 10 सही होते तो मुझे तो दिख नहीं रहा क्या आंसर दे रहे हो। 10 में से 10 सही बता रहे हैं। इस वाले में मैं आंसर देख रहा था आप लोगों का, 2-3 शुरू के सही थे, 1-2 सही। चलो, तो 7 का एवरेज मैं यहां पर लेता हूं, लगभग 10 में से फिर भी 7 का एवरेज ले रहा हूं, समझो। तो आपके 30 में से 23 का एवरेज बैठा है, कितने का? 23 नंबर का।
लगभग 7 नंबर की कमी रही है। अगर हमने सिंपल क्वेश्चन, जबकि अगर इसमें देखो 30 में से 20 क्वेश्चन ऐसे रहेगा जो बिल्कुल आसान, एकदम नरम क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं, है ना, उसको दिया था 20 क्वेश्चन, और 10 ही क्वेश्चन मैंने मॉडरेट दिया है। और जब मैंने मॉडरेट दिया तो आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गए। 7 क्या 6 क्वेश्चन ही 10 में से सही हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको अभी जो चीजें पढ़ी हैं उसको रिपीट करने की जरूरत है, और एक बार उसको देख लीजिएगा जो पीडीएफ वगैरह दिया है, और उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। सर फर्स्ट राउंड 10 क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिएगा। अब वो तो मैंने हटा दिया, चलो कल मैं देख लूंगा उसको। ठीक है, बाकी मिलता हूँ 5 बजे शाम को, व्याकरण की क्लास होती ही है और यूट्यूब पर, और आपका 3 बजे 1 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है पेडागोजी की, फिर 2 बजे होती है, और 3 बजे क्लास होती है यूट्यूब मतलब पेड में, 2 बजे 3 बजे। तो मिलते हैं। हाँ, ये दरअसल ना ब्रवृत्त का मतलब होता है ओष्ठ के आधार पर, ये है कुछ ध्वनियों को हम कहते हैं ओष्ठ के आधार पर। जैसे ओष्ठ की आकृति के आधार पर ब्रवृत्ताकार में वृत्तमुखी और वृत्ताकार स्वर होता है। ठीक है, आवृत्तमुखी और आवृत्ताकार होता है, 2 प्रकार के होते हैं ओष्ठ के आकार। ओठों का आकार 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जैसे अगर हम बात करते हैं जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, ब्रवृत्त और अर्ध ब्रवृत्त। मतलब जैसे आप बोलो आ, अच्छा, ई, ई, ऊ, जीभ को कैसे बना रहे हो, जीभ को कैसे बना रहे हो, क्योंकि इसमें जीभ को मुख से जितना दूर ले जाना है, ये जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के गोलाई के आधार पर है, और कुछ होठ की गोलाई के आधार पर होते हैं। जहां विवृत्त मुखी शब्द आएगा, विवृत्त मुखी, तो समझ लो वो होठ के आधार पर है। और जहां पर मुंह तो खुलेगा, वृत्त बनेगा, लेकिन विवृत्त सिर्फ दिया हो तो वहां मतलब जिह्वा के आधार पर पूछ रहा है। जिह्वा के आधार पर विवृत्त जो होगा हमेशा आ आएगा। आ, आप जब बोलते हैं गोल होके बीच में सिकुड़ जाती है आ, जीभ। मोनिका ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपका क्लास नहीं समझ आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या समझना था जो आपको समझ में नहीं आया, ये बताएं। मोनिका ठाकुर जी, मेरी क्लास नहीं समझ में आई, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपने बताया तो सही। बहुत सारे लोग तो बताते भी नहीं है। हाँ, बताएं। पीडीएफ, पीडीएफ इसका मुझे देखो, क्योंकि ये अलग अलग पीपीटी में मैंने बनाया था, तो इसको मुझे एक में मिला करके किया था। ये कंप्लीट हो गया, चलिए अभी बंद करता हूं मैं इसको। हाँ, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल।